चलिए कमांडोस, अब चूंकि थ्योरी के लेक्चर आज के दिन के तो पूरे हो चुके हैं, ठीक है, तो अब हमको एमसीक्यू लगाना है, ठीक है। तो जो मैंने आज आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पार्ट 2 में मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया से शुरू कर कर मैंने न्यूक्लियस तक, क्रोमोसोम तक जो पढ़ाया था, उस पर क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे। मैं कुछ क्वेश्चन थोड़े पहले वाले पोर्शन के भी 1-2-4 क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उनको भी आप आंसर करना। तो सिस्टम यही है कि मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पर, आप वीडियो को पॉज करना, खुद भी उत्तर देना और फिर वीडियो को चालू कर देना, ठीक है। क्योंकि कभी कभी मैं थोड़ा सा फास्ट आगे बढ़ जाता हूं, तो आप वीडियो पॉज करना, पहले खुद बेटा करना, क्योंकि ये जो हम 50 क्वेश्चन लगाने वाले हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन बनना चाहिए बेटा। क्लियर? पक्का पक्का? चलिए, और हां, नियम तो पता है आपको, पिछली क्लास में अपनी बात हो चुकी थी, मेरे और आपके बीच में एक डील हुआ था कि नियम यह है कि यदि तुमने गलती किया तो क्या करना पड़ेगा, बताओ क्या करना पड़ेगा? 5 सिटअप्स लगाने पड़ेंगे, समझ गए? ठीक है, तो गलती मत करना। चलो तो शुरू करते हैं अब। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 जो स्क्रीन पर है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया? निम्न में से क्या माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित नहीं होता है? ठीक है, ऑप्शन ए है सिंगल लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल, फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल, 70s राइबोसोम्स, ऑक्सीसोम्स। क्या माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है, आपको बताना है। चलिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा, ये सिंपल सा क्वेश्चन है ना? ठीक है, देखो बेटा, है ना, आपको मैं क्लियर कर दूं बेटा कि माइटोकॉन्ड्रिया में 70s राइबोसोम होता है, ये तो पढ़ा है हमने, ठीक है। ऑक्सीसोम होता है, ऑक्सीसोम मतलब F1 पार्टिकल की बात कर रहे हैं हम, फर्नांडिस मोरेन पार्टिकल की बात कर रहे हैं, इनर मेम्ब्रेन पर पाया जाता है, ये भी होता है, ठीक है। चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, अब डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो आरएनए भी बनेगा, तो आरएनए मॉलिक्यूल भी होते हैं। आप बोलोगे फिर सही आंसर क्या? अरे बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है वो होता है सर्कुलर डीएनए, प्रोकैरियोटिक के समान होता है, उसमें लीनियर डीएनए नहीं होता है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन क्या बतलाता है आपको? ये क्वेश्चन बतलाता है कि एमसीक्यू को ध्यान से पढ़ना, ठीक है, ऐसी गलती मत करना। लीनियर लिखा है ना, सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है, सर्कुलर, सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है, तो गलती मत करना। अब बताओ कितने बच्चे ऐसे जो सिटअप्स लगाने वाले हैं, बताओ, ठीक है ना? तो गलती तो नहीं किया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी पेज नंबर 135 से क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हेल्प्स इन? नाभिकीय मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किस चीज में हेल्प करता है? अब बताओ ऐसा क्या खास है, ऐसा क्या खास है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में? दरअसल खास बात यह है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में खास बात क्या है, बताओ? ठीक है, क्या खास बात है? खास बात यह है कि इट इज पोरस डबल मेम्ब्रेन। क्या होती है बेटा? ये पोरस डबल मेम्ब्रेन होती है, इट इज दी पोरस डबल मेम्ब्रेन, ये पोरस डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। चलो अब ऑप्शन में ढूंढते हैं, है ना, पोरस डबल मेम्ब्रेन होती है। पोर क्यों होते हैं बेटा, बताओ? पोर क्या हेल्प करते हैं? ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक ट्रैफिक को मेंटेन करते हैं, ऐसा मैंने अभी बताया था, ठीक है, थोड़ी देर पहले बतलाया था ना। तो आंसर क्या सही हो गया इसका सही आंसर क्या हो गया? न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इज द राइट आंसर। बाकी सिनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कब होता है? ये होता है मियोसिस में, जाइगोटीन अवस्था में होता है। जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे, अभी बता दिया चलो तुमको हमने, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पिंडल का ऑर्गेनाइजेशन कब होता है? मेटाफेज अवस्था में होता है, ठीक है, ठीक है। एनाफेज में डॉटर क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन का सेपरेशन होता है, सेंट्रोमेर डिवाइड करता है, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका? कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हेल्प करता है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज में। हैमरलिंग ने एक्सपेरिमेंट किया था एसिटाबुलिया एल्गी का उपयोग कर हैमरलिंग ने एक्सपेरिमेंट किया और न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रिलेशनशिप को उन्होंने एस्टेब्लिश किया था, प्रूफ किया था, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन इज कॉल्ड? ये क्वेश्चन आएगा आने वाला, ठीक है, ये आएगा एग्जाम में, ठीक है, मैं कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पार्ट ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन, याद करो, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था हमने। एक आर्म प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरी आर्म प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन, ये सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद वाला पार्ट क्या था? सैटेलाइट या ट्रेबेंट भी बोलते हैं इसको हम ट्रेबेंट भी बोलते हैं। ये हो गया सेंट्रोमियर, ठीक है ना, ठीक।
अब क्रोमोमियर क्या बोला है, क्या चीज है कि जब बेटा क्रोमेटिड के अंदर झांक के जब हम एक क्रोमेटिड के अंदर झांक कर देखते हैं तो हमको ऐसा डीएनए दिखाई पड़ता है, कंडेंस डीएनए। हमको क्रोमेटिड को जब मैग्नीफाई करके देखें तो ऐसा कंडेंस डीएनए दिखाई पड़ता है। तो डीएनए में जो जहां पे ओवर कंडेंस पार्ट होते हैं ना, मोती के समान दिखाई पड़ते हैं, उन्हें हम क्रोमोमियर कहते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई ए टू एफ। आप ध्यान से इमेज देखिए और ए बी सी डी ई एफ को पहचानिए। ठीक है, देखते हैं हम भी, चलो साथ में आपको देखते हैं कि क्या है ये, आइडेंटिफाई करने की बेटा हम कोशिश करते हैं। चलो आप भी आइडेंटिफाई करो, है ना। और गलती होती जाए ना तो भैया सिटअप्स लिखते हैं ना आपने, गलती होती जाए तो वीडियो छोड़ के मत भागना। अभी सिटअप्स का नंबर लिख लेना, उतने पूरे करने हैं, समझ गए ना। पेड़ दुखेंगे जब, तब समझ में आता है कि पढ़कर आना चाहिए, है ना। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले ए क्या है इसमें, ए हो गया है आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ए तो हो गया आउटर मेम्ब्रेन, एरो देखो ना गौर से, ए आउटर, ए क्या हो गया बेटा, ए हो गया इसमें आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, और बी क्या हो गया इसमें, थोड़ा अंदर से है, चलो कंफ्यूजन हो रहा है कि इनर मेम्ब्रेन है। सी क्या हो गया इसमें, सी ग्रेना है, क्लियर। डी थैलेकॉइड है, एक सिंगल को बता रहा है थैलेकॉइड है। ई क्या है, ई है स्टोमा लैमेली, कोई डाउट नहीं है। अब ई क्या है, स्टोमा रखा, ये गलत हो गया, ग्रेना भी गलत हो गया, ये क्या, ई थैलेकॉइड ये भी गलत हो गया, स्टोमा लैमेली है, तो एक ही ऑप्शन सही मिल रहा है हमको। एफ क्या है, एफ है हमारा स्टोमा, एफ स्टोमा है तो बी मतलब इनर मेम्ब्रेन होगी, थोड़ा अंदर लगा एरो ये, तो आंसर इसका होना चाहिए बी। देखो आप मैच करो ना, आपको कोई भी सही मैच मिलेगा, आपको आंसर मिल जाएगा। सुन के देखो बेटा, ए आउटर मेम्ब्रेन है तो आपने क्या किया, हमने इसको हटा दिया, ये दोनों ऑप्शन हट गए। अब क्या बचा, कंफ्यूजन था बी और डी के बीच में। फिर बी क्लियर नहीं है इसमें, सी और डी में भी कंफ्यूज हो सकता है बच्चा। ई क्या है, ई स्टोमा लैमेली एकदम क्लियर है, ये क्लियर है। ई यहां पे थैलेकॉइड दे रखा है, थैलेकॉइड क्या है बेटा, ये वाला हिस्सा थैलेकॉइड, ये तो स्टोमा लैमेली है। ठीक है, एफ क्या है, एफ क्या है यहाँ पे, एफ स्टोमा है, एफ स्टोमा लैमेली नहीं है, तो आंसर आ गया इसका बी। ठीक है, तो क्या होता है कई बार ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, ये होते हैं ट्रैप क्वेश्चन, ये इन्हें हम बोलते हैं ट्रैप क्वेश्चन के। ये आपका टाइम खराब कराने के लिए दिए जाते हैं, जानबूझ के पेपर में डाले जाते हैं ताकि थोड़ा टाइम आप लगाएं इसमें। ठीक है, तो फटाफट पहचानो कि जो सही मिल गया। और देखो इसमें आपको क्या यूज करना है, इस ऐसे क्वेश्चन में आपको इलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करना है, यानी पहले ऑप्शन देखकर इलिमिनेट कर दो कि ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। अब आप शॉर्टलिस्ट कर लो इसको। ठीक है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, इन द गिवन डायग्राम ऑफ टाइप ऑफ क्रोमोसोम ए से डी तक को आइडेंटिफाई करो। अब तुम तो होशियार हो, एकदम समझ चुके हो, क्योंकि क्लास में मैंने बताया हुआ तुमको। पहला वाला तुमने बोला सर स्टॉप सिरे पर सेंट्रोमेयर है टीलोसेंट्रिक, तो ऑप्शन ए कैंसिल, बी कैंसिल, सी कैंसिल, डी कैंसिल, आंसर आ गया आपका। कुछ किया ही नहीं हमने सिर्फ एक क्रोमोसोम पहचाना हमने, और हमने इलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल किया। देखो बेटा, एग्जाम इज ऑल अबाउट रेस अगेंस्ट टाइम। ठीक है, प्लीज रिमेंबर माय थिंग, वन थिंग के एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट रेस अगेंस्ट टाइम। तुमको आता होगा, तुम होशियार होगे, लेकिन 3 घंटे में सब करना है, तो तुम्हारे पास टाइम नहीं होना चाहिए बर्बाद करने के लिए। तुमने कहा ए टीलोसेंट्रिक है, ऑप्शन देखा तुमने बी एक्रोसेंट्रिक कैंसिल, सी सब मेटासेंट्रिक कैंसिल, डी मेटासेंट्रिक कैंसिल, आंसर आ गया ए, बात खत्म। बाकी चाहो तो वेरीफाई कर लो उसको, देख लो आप। ठीक है, तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि प्लीज बेटा ये मत सोचा करो कभी भी कि लंबा क्वेश्चन है तो खूब आराम से पढ़ूंगा। अरे भाई, एग्जाम में समय के अगेंस्ट रेस है तुम्हारी, फास्ट करो, जल्दी करो, प्रैक्टिस करो उसकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी ऑफ एटीपी सिंथेसिस इन द क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज बेस्ड ऑन। के मतलब एटीपी बनाने के लिए देयर इज ए केमी ऑस्मोटिक थ्योरी दिया गया, जो एक्सप्लेन करता है कि कैसे एटीपी का फॉर्मेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में। इसको दिया था पीटर मिकेल ने। पीटर मिकेल ने इस अवधारणा को दिया और इन्होंने बताया कि मेम्ब्रेन के आर पार प्रोटॉन ग्रेडियंट स्टैब्लिश होता है,
चाहे वो मेम्ब्रेन, जब माइटोकॉन्ड्रिया में बात करते हैं तो वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में जिस मेम्ब्रेन के आर पार प्रोटॉन का अंतर क्रिएट होता है, प्रोटॉन बोले तो हाइड्रोजन आयन की बात कर रहे हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन के बाहर, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया और ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, तो इनर मेम्ब्रेन से बाहर तरफ आउटर कंपार्टमेंट में हाइड्रोजन आयन इकट्ठे होते हैं और अंदर हाइड्रोजन आयन कम होते हैं, बाहर अधिक होते हैं। तो क्या होता है, एक प्रोटोनोमोटिव फोर्स, एक ग्रेडियंट बन जाता है, एक पोटेंशियल बन जाता है जो एनर्जी में कन्वर्ट इसको कर सकते हैं और उसी का इस्तेमाल कर एटीपी को बनाया जाता है। ठीक है, जब हम क्लोरोप्लास्ट पढ़े, जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, डिटेल में बात करेंगे। अभी इतना समझ गए हम कि प्रोटॉन आयन वो आयन है जो एटीपी बनाने के लिए ग्रेडियंट को स्टेब्लिश करते हैं। ग्रेडियंट का मतलब है दो बिंदुओं के बीच का अंतर। तो ये जो मेम्ब्रेन होती है, आप ध्यान से बात सुना, जो एग्जाम के क्वेश्चन है वो ये, जो मेम्ब्रेन प्रोटॉन ग्रेडियंट में इन्वॉल्व होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और थैलेकॉइड में होती है थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट में होती है थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्रोटॉन कहां इकट्ठे होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटॉन इकट्ठे होते हैं आउटर कंपार्टमेंट में, मतलब इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच की जगह में, और क्लोरोप्लास्ट में इकट्ठे होते हैं ये ल्यूमेन में। क्वेश्चन है एग्जाम के, ये याद रखना। ठीक है, तो आंसर इसका है प्रोटॉन ग्रेडियंट, ए आंसर है, 6 का आंसर ए। ठीक है, जोड़ते जाना सिटअप्स के नंबर। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में मैं बेवकूफ करता हूं आपको, इसमें मत, इसमें यदि गलती किया है तो कोई बात नहीं बेटा ना, ये थोड़ा सा क्या एडवांस क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बेटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, एब्जॉर्प्टिव सेल्स ऑन फ्री सरफेस वियर्स के जो अवशोषण करने वाली कोशिकाएं होती हैं उनकी फ्री सरफेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म फ्री सरफेस? मतलब जो बाहर के वातावरण के संपर्क में हो, किसी और सेल से अटैच ना हो, उस पर क्या होगा? तो देखो एब्जॉर्प्टिव सेल कैसी होती है, ये मैंने कहा, ये एब्जॉर्प्टिव सेल एक है, ये इसके बाजू में दूसरी एब्जॉर्प्टिव सेल है, ये एक बेसल मेम्ब्रेन पे जो है बेसल सब्सटेंस में जुड़े हुए हैं, ये इसका फ्री सरफेस है। इस पर क्या होगा? ऐसे हमको बिलाई देखने मिलेंगे, इंटेस्टाइन में होता ना ऐसे बेटा, ऐसे हमको यहाँ पे बिलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने मिलते हैं, और इन्हें क्या बोलते हैं हम? बिलाई या माइक्रो बिलाई कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? माइक्रो बिलाई कहते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, तो एब्जॉर्प्टिव सेल्स के फ्री सरफेस पर, अवशोषी कोशिकाओं के फ्री सरफेस पर एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ाने के लिए, अवशोषण की सतह बढ़ाने के लिए माइक्रोबिलाई हमको देखने मिलते हैं। ठीक है, स्यूडोपोडिया किसमें होता है? अमीबा में देखने मिलता है हमको। ठीक है, डेस्मोसोम क्या होते हैं? ये सेलुलर जंक्शंस होते हैं, सेल्स को जोड़कर रखते हैं। ठीक है, फिर तो समझ गए हम बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, इन सेल मेम्ब्रेन विच मॉलिक्यूल शो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। अब ये ऑल इंडिया पीएमटी का क्वेश्चन है, थोड़ा पुराना क्वेश्चन है परंतु ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। क्लियर? सेल मेम्ब्रेन में कौन सा मॉलिक्यूल फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट को शो करता है? फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट बोले तो ये मेम्ब्रेन है, लिपिड की बाइलेयर, लिपिड की बाइलेयर, ठीक है, लिपिड की बाइलेयर, धसा हुआ प्रोटीन, लिपिड की बाइलेयर, ठीक है, एक्सट्राइंसिक प्रोटीन। ठीक है, अब देखो बेटा, फ्लिप फ्लॉप का मतलब होता है कि ये लिपिड मॉलिक्यूल अपनी सरफेस को चेंज कर, ये यहां पहुंच जाएगा और ये यहां पहुंच जाएगा, इसे बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, ऊपर वाला नीचे आ गया या नीचे वाला लिपिड ऊपर चला गया। ठीक है, तो लिपिड मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन में लिपिड मॉलिक्यूल फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट को शो करते हैं, लेकिन प्रोटीन मॉलिक्यूल ये लेटरल मूवमेंट शो करते हैं, पर दे कैन नॉट फ्लिप फ्लॉप। जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो लेटरल मूवमेंट शो करते हैं पर फ्लिप फ्लॉप नहीं हो सकते हैं वो, और प्रोटीन मॉलिक्यूल का लेटरल मूवमेंट मेम्ब्रेन फ्लड प्रकृति की होती है, इसको बतलाता है, और कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलिक्स केवल आउटर फेस पर होते हैं, ये भी मूव नहीं करते हैं। ठीक है, आंसर इसका है लिपिड। ठीक है ना, प्लीज रिमेंबर दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनटीए के डेटाबेस का क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के बारे में क्या सही है? पढ़ो ध्यान से और आंसर दो। चलो यार, तुम्हारा एग्जाम है, तुमने आंसर देना है, मैं कितना आंसर दूंगा बताओ 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 बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस? इट इज ए साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। बिल्कुल सही बात, पते की बात है। इट टेक्स पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन। नहीं भैया, स्पिंडल फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं न्यूक्लियोलस का।
मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं, मेम्ब्रेन नहीं होती है इसके अंदर के। लार्जर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल, नहीं, जो डिवाइडिंग सेल होती है उसमें न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो जाते हैं बेटा, है ना, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, तो आंसर क्या है, ए इज द राइट आंसर, है ना, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, विच वन इज एब्सेंट इन ह्यूमन आरबीसी, कौन सा लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाया जाता है, बताओ चलो। बायोमेम्ब्रेन, एंजाइम्स, हाइलोप्लाज्म, क्रेब्स साइकिल, बताओ बताओ बताओ, ठीक है। देखो बेटा, जो ह्यूमन आरबीसी होगी, आरबीसी क्या है, आरबीसी इज ए इन्यूक्लिएटेड सेल, उसमें सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है मैच्योर आरबीसी में, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है उसमें, वो सिर्फ थैली के समान है, उसमें हीमोग्लोबिन भरा होता है, ठीक है। तो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। हाइलोप्लाज्म का मतलब क्या, क्लियर फ्लूइड के, जो क्लियर फ्लूइड, तो आरबीसी के अंदर जो अंदर प्रोटीन का मैट्रिक्स होता है, स्पेक्ट्रिन प्रोटीन का मैट्रिक्स होता है, उसमें क्लियर फ्लूइड भरा होता है, दैट इज प्रेजेंट इन आरबीसी के। ये क्या है, हाइलोप्लाज्म क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म के अंदर का जो लिक्विड पोर्शन होता है उसे हाइलोप्लाज्म कहते हैं, वो प्रेजेंट होता है इसमें। एंजाइम पाए जाते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है, ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं इसके अंदर, लेकिन क्रेब साइकिल इसमें नहीं पाई जाती क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो ह्यूमन आरबीसी, मैच्योर आरबीसी में नहीं होता है, इसलिए क्रेब साइकिल देखने नहीं मिलती है हमको यहां पे। याद रखिएगा, आरबीसी चिराग तले अंधेरे का एग्जाम्पल है, वो सबको ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, पर खुद एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है, ठीक है। आंसर इज क्रेब साइकिल, ठीक है। क्वेश्चन 11, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, गलत मैच को मेल को चुनिए, बताओ चलो, गलत मेल को चुनिए, ठीक है, यानी जो गलत मैच किया गया उसको आपको चुनना है, बताओ क्या गलत मैच है इसमें। अब देखो बेटा, यहां पर ये जो क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, परंतु एनटीए के मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है ये, ठीक है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, पॉलीटीन क्रोमोसोम हमको ये सलाइवरी ग्लैंड में देखने मिलते हैं, हमको ये सलाइवरी ग्लैंड ऑफ ड्रोसोफिला में हमको देखने मिलते हैं, ठीक है, डायप्टर इंसेक्ट या ड्रोसोफिला के सलाइवरी ग्लैंड में हमको देखने मिलते हैं। पहली बार इनको चीरोनोमस लार्वा में देखा गया था, ठीक है, चीरोनोमस लार्वा में, चीरोनोमस लार्वा पढ़ाया हुआ है रेगुलर क्लास के अंदर, चीरोनोमस लार्वा में पहली बार इनको देखा गया था। तो पॉलीटीन क्रोमोसोम जो है सलाइवरी ग्लैंड में देखने मिलते हैं, सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम भी कहते हैं इनको हम, और सलाइवा का प्रोटीन बनाने में ये हेल्प करते हैं। तो ये तो आंसर गलत हो गया। अब एम्फीबियन की ऊसाइट में क्या होता है, इसमें होता है लैंप ब्रश क्रोमोसोम, इसमें क्या होता है, इसमें होता है बेटा लैंप ब्रश क्रोमोसोम होता है, ठीक है। जो है ऊसाइट्स जो है वर्टिब्रेट्स एम्फीबियन वर्टिब्रेट्स हैं, तो वर्टिब्रेट्स की ऊसाइट में जो है हमको लैम्ब्रस क्रोमोसोम देखने मिलता है, जो एग योक को बनाने का काम करता है, जो अंडे का पीला भाग एग योक को बनाने में रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये गलत मेल है, दिस इज रॉन्ग मेल, मतलब यही आंसर है। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम एल शेप के दिखाई पड़ते हैं, एनाफेज में सही है। एलोसोम सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, इनको हम हेटेरोसोम भी कहते हैं, और ये लिंग निर्धारण में, सेक्स डिटरमिनेशन में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। लैम्ब्रस क्रोमोसोम डिप्लोटीन बाइवेलेंट्स होते हैं, बिल्कुल सही है। लैम्ब्रस क्रोमोसोम को मियोसिस के समय दिखाई पड़ते हैं, और ये वो क्रोमोसोम होते हैं जो एग बनते समय एग योग का फॉर्मेशन करने में रोल प्ले करते हैं। तो दिस इज राइट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ठीक है, याद रखना। तो ये यदि तुमने गलत किया है तो मैं उठक बैठक नहीं लगवाऊंगा, समझ गए ना, ये सिटअप से वेरी अलग, ठीक है। लेकिन जो तुमने जो पढ़ लिया उसमें गलती किया तो सिटअप लगानी पड़ेगी, समझ गए। चलो क्वेश्चन नंबर 12, द क्लोरोफिल पिगमेंट आर लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट इन इट्स। अब कहां होता है, देखो फिर से आगे क्वेश्चन के, अब यहां पर उठक बैठक वाला क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि क्लोरोफिल पिगमेंट जो क्लोरोप्लास्ट में कहां पाया जाता है, बताइए, ठीक है, कहां प्रेजेंट है इसमें, मेम्ब्रेन में, ग्रेना में, स्टोमा में, या लोक्यूलस में, ठीक है। दिस इज प्रेजेंट इन थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, थैलेकॉइड से क्या बनता है, ग्रेना बनता है, तो आंसर इज बीटा बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13,
कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स अटैच टू लिपिड एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल फॉर्म ग्लाइकोकैलिक्स के। कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल जब लिपिड से जुड़ेंगे तो ग्लाइकोलिपिड बनाएंगे, प्रोटीन से जुड़ेंगे तो ग्लाइकोप्रोटीन बनाएंगे, दोनों के मिलने पे ग्लाइकोकैलिक्स बनता है। ठीक है, जनरली ये कार्बोहाइड्रेट कैसे होते हैं, मैंने आपको बताया था कि ये जो कार्बोहाइड्रेट जो ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर हैं, ग्लाइकोलिपिड के अंदर हैं, ये 2 से अधिक शुगर मॉलिक्यूल के मिलने पर बनते हैं, 10 से कम शुगर मॉलिक्यूल के मिलने पर बनते हैं, मतलब ये 3 to 9 होते हैं और इनको हम ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। तो बेसिकली 3 से लेकर 9 शुगर मॉलिक्यूल के मिलने पर बनते हैं, इन्हें हम ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। तो आंसर इज सी, बताया था क्लास के अंदर मैंने। क्वेश्चन नंबर 14, सिंपल सा क्वेश्चन है, न्यूक्लियस इज द साइट ऑफ, ये नीट 2022 का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बेटा। बताओ, आपको बताना है न्यूक्लियस किसके स्थल है, एमआरएनए सिंथेसिस, असेंबलीज ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट बोथ ए एंड बी, डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस के। देखो बेटा, एमआरएनए सिंथेसिस न्यूक्लियस में नहीं होता है, यहां पर होता है आरआरएनए सिंथेसिस। ठीक है ना, तो ये तो गलत हो गया, पर राइबोसोम की सब यूनिट यहां पर बनती है, प्रोटीन और आरआरएनए के मिलने पर राइबोसोमल सब यूनिट बनती है, तो ये सही हो गया। ठीक है, ये गलत, ये भी गलत है ना। ठीक, तो आंसर आ गया बीटा बी इसका। 15, सेंट्रोमेयर इज रिक्वायर्ड फॉर, सेंट्रोमेयर की आवश्यकता क्यों होती है, तो सेंट्रोमेयर क्या होता है, डीएनए डुप्लीकेशन में इसकी आवश्यकता नहीं होती है, डीएनए का डुप्लीकेशन एस फेज में होता है। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से होता है। साइटोप्लाज्मिक क्लीवेज में सेंट्रोमेयर की आवश्यकता नहीं होती है, साइटोप्लाज्मिक को 2 हिस्सों में बांटने के लिए सेंट्रोमेयर का कोई रोल नहीं है। सेंट्रोमेयर का की आवश्यकता क्यों होती है बताओ बेटा के, सोचो जरा ध्यान से बताओ के, इट इज नीडेड, सेंट्रोमेयर की आवश्यकता होती है क्रोमोसोम के सेग्रीगेशन के लिए। ठीक है ना, क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन में इसकी आवश्यकता होती है। पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ क्रोमेटिड, इट कैन बी आंसर, परंतु यहां पर राइट आंसर नहीं है, यहां पे क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन ज्यादा सही आंसर है कि सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर होती है, सेंट्रोमेयर 2 हिस्सों में टूटता है, क्रोमोसोम सेग्रीगेट करते हैं, वहां पर सेंट्रोमेयर की आवश्यकता होती है। पोलवर्ड मूवमेंट में ज्यादा करेक्टली क्या होगा, काइनेटोकोर एंड माइक्रोट्यूब्यूल प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, तो ये काइनेटोकोर का स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है ना, क्लियर। चलिए एनसीईआरटी पेज नंबर 139, क्वेश्चन नंबर 16, शेप ऑफ क्रोमोसोम इज डिटरमाइंड बाय द पोजीशन ऑफ, किसकी पोजीशन के आधार पर आप क्रोमोसोम का शेप डिसाइड करते हैं, तो याद आंसर क्या होगा बेटा इसका, सेंट्रोमियर। ठीक है, बताया था मैंने आपको, है ना, ठीक बीच में होगा मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक बीच से ऊपर नीचे होगा सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, किनारे के पास होगा तो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, किनारे पर होगा तो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, अब ये टीलोमेयर क्या चीज होती है बेटा, क्रोमोसोम के सिरों को, द एंड ऑफ द क्रोमोसोम को क्या होता है, टीलोमेयर कहते हैं बेटा। ठीक है, 17, लैम्ब्रस क्रोमोसोम कहां देखा जाता है, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनटीए के मॉक टेस्ट का क्वेश्चन, लैम्ब्रस क्रोमोसोम देखा जाता है वर्टिब्रेट्स की oocytes में, इसका संबंध एग योग को बनाने से होता है, और ये दिखाई देता है हमको मियोसिस में दिखाई पड़ता है, मियोटिक प्रोफेज के अंदर हमको ये दिखाई पड़ता है। ठीक है, मियोसिस, क्योंकि ये लॉन्ग डिप्लोटीन अवस्था हमको यहां पर दिखाई पड़ती है और ये मियोसिस की प्रोफेज में होती है, तो आंसर इज डेल्टा डी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18, सिस्टर क्रोमेटिड आर ज्वाइंटेड, बताओ सिस्टर क्रोमेटिड इससे आपस में जुड़े होते हैं, किससे जुड़े होते हैं, ये मैंने आपसे कहा, ये एक क्रोमेटिड दूसरा क्रोमेटिड जुड़ा हुआ है इससे, ये क्या है, ये हो गया है सेंट्रोमियर। ठीक है, सेंट्रोमियर याद रखिएगा, पॉलीटीन क्रोमोसोम में या सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम में हमको क्रोमोसेंटर देखने मिलता है। ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिख लेना, क्रोमोसेंटर सीन इन सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम में हमको क्रोमोसेंटर देखने मिलता है, बाकी कहीं नहीं। ठीक है, एग्जाम का क्वेश्चन इसलिए बता दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अरेंज अकॉर्डिंग टू द साइज इज नोन एज। अब ये क्वेश्चन क्या है, जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, पर मैंने यहां पर लिया इस क्वेश्चन को क्योंकि ये आप अभी पढ़ा हमने, क्रोमोसोम पता होना चाहिए हमको यहां पे। ठीक है, देखो बेटा, एक ऑर्गेनिज्म में जो भी क्रोमोसोम पाए जाते हैं उनको हम 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम,
एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। जब भी क्रोमोसोम को आप अरेंज करते हो, उसके जितने भी क्रोमोसोम एक सेल में प्रेजेंट है उनको अरेंज करते हो, तो सबसे पहले मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम को अरेंज करोगे, फिर सब मेटासेंट्रिक को करोगे, फिर एक्रोसेंट्रिक करोगे और फिर टीलोसेंट्रिक करोगे। ये सिस्टम है, सिस्टम अरेंज करने का कि सबसे पहले सब मेटासेंट्रिक, देन सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, देन टीलोसेंट्रिक। ठीक है, सबसे पहले सबसे बड़ा क्रोमोसोम और सबसे आखिर में सबसे छोटा क्रोमोसोम रखते हो आप। ठीक है, इस प्रकार के अरेंजमेंट को, इस प्रकार का जो पूरा व्यवस्था होती है, इसको हम कैरियोटाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कैरियोटाइप कहते हैं। और कैरियोटाइप को जब आप ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं उसके लिए हम ईडियोग्राम वर्ड यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं उसके लिए? हम ईडियोग्राम वर्ड का यूज करते हैं। मतलब अरेंज करना, यानी क्रोमोसोम, हर ऑर्गेनिज्म में, हर जीव में, उसकी स्पीसीज में क्रोमोसोम का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। जैसे कि ह्यूमंस में टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम नहीं पाए जाते हैं। ह्यूमंस के मोस्ट ऑफ द क्रोमोसोम सब मेटासेंट्रिक होते हैं। हमारा जो वाई क्रोमोसोम है वो एक्रोसेंट्रिक है, हमारा जो एक्स क्रोमोसोम है वो सब मेटासेंट्रिक है। ये हमको पता है। तो ये सारी जानकारी कहलाती है कैरियोटाइपिंग, इसे कैरियोटाइप कहते हैं। और इसी को जब हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करके बतलाते हैं, अरेंज करते हैं, तो उसे हम ईडियोग्राम कहते हैं। तो यहां पे क्या है? ग्राफिकल डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन वर्ड यूज किया इन्होंने इसका। तो मतलब आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया इसका ईडियोग्राम इज द राइट आंसर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, AIPMT का क्वेश्चन, एम्स का क्वेश्चन, ठीक है, और NTA के मॉक टेस्ट का क्वेश्चन। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, जो NTA के पास में है ना वो सब हमको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, एक्सपेरिमेंट ऑन एसिटाबुलरिया बाय हैमरलिंग प्रूव द रोल ऑफ। अब ये भी मैंने आपको बताया क्लास में, नाम लिया मैंने, बोला मैंने आपसे, अगेन NCERT में नहीं है, पर क्या एग्जाम में आ सकता है? बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है। वन ऑफ द कॉमन क्वेश्चन में से एक है, पहले के सालों में पूछे गए क्वेश्चन में से एक है। और मानकर चलना कि नीट 2022 में देयर में भी सम क्वेश्चन जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स हो सकते हैं, इसलिए तैयार रहिए। लेकिन वो आउट ऑफ द बॉक्स भी हम कवर करेंगे, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं बेटा। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रिलेशनशिप को बताने के लिए था। मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस का वंशागति में क्या रोल होता है, उसके लिए न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रिलेशनशिप का मतलब है कि न्यूक्लियस किस प्रकार से जो है वो वंशागति पर असर डालता है। कि न्यूक्लियस इज द फिजिकल बेस ऑफ हेरिडिटी, नाभिक वंशागति का भौतिक आधार है। इट इज द फिजिकल बेस ऑफ हेरिडिटी, ये बतलाया था हैमरलिंग ने। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो गया? आंसर हो गया इसका बीटा बी। ठीक है, तो गलती से डी मत लगा देना, आंसर है ना। 21, इन प्लांट सेल पर ऑक्सीसोम्स आर एसोसिएटेड विथ के। प्लांट सेल में बताओ, अब ये भी बताया हुआ है मैंने क्लास में आपको। देखो बेटा, MCQ के लेक्चर का मतलब आपको खुश करना नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो एग्जाम में आ सकता है, जो रेंज के बाहर है, वो भी कवर कर लो यहां पे। ठीक है, तो मैंने कहा था आपसे, और ये रेंज के एग्जाम के बाहर नहीं है, ये लिखा हुआ है NCERT में कहीं आगे। कहां पे? फोटोसिंथेसिस वाले हिस्से में। जो प्लांट सेल होती है उसमें पर ऑक्सीसोम माइक्रोबॉडी होती है, इनका संबंध होता है फोटो रेस्पिरेशन से। ठीक है, फोटोपीरियडिज्म से किसका संबंध है? फाइटोक्रोम पिगमेंट। लिख लो, फाइटोक्रोम एक पिगमेंट है, फोटोपीरियडिज्म में रोल प्ले करता है। फोटोट्रॉपिज्म में किसका संबंध है? ऑक्सिन फाइटोहार्मोन। ऑक्सिन एक फाइटोहार्मोन है जिसका संबंध फोटोट्रॉपिज्म से होता है। ठीक है, याद रखना है हमको। क्वेश्चन नंबर 22, सेलुलर ऑर्गेनेल इन्वॉल्व इन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन आर। वे कोशिकीय अंग जो ऊर्जा के रूपांतरण में इन्वॉल्व है। मतलब कौन? देखो बेटा, एक तो होता है कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो फूड की केमिकल एनर्जी को वो जो है वो ATP में कन्वर्ट कर रहा है। तो मतलब ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म में दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों के दोनों जो है वो एनर्जी मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। 23, क्लोरोप्लास्ट आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट एज दे पोजेस के। क्लोरोप्लास्ट क्यों स्व प्रतिकृति, अपना आपको खुद डिवाइड करने वाली यूनिट क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनके पास डीएनए भी होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। डीएनए होगा तो उसका काम करने वाला आरएनए भी होगा। अब डीएनए आरएनए दोनों प्रेजेंट है, इसलिए ये अपना खुद का रेप्लिकेशन कर सकते हैं। तो आंसर इसका हो गया बोथ डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, तो इसलिए ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट होते हैं। हमेशा मानते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के समान होते हैं। क्लियर? फिर 24, एक क्रोमोसोम कैरिंग सेंट्रोमेर एट वन एंड। एक क्रोमोसोम जिसके एक सिरे पर सेंट्रोमेर प्रेजेंट है, क्या बोलोगे उसको? बताओ। टीलोसेंट्रिक है ना बेटा।
इसको क्या बोलोगे बताओ, इसको क्या बोलोगे बताओ, क्या बोलोगे इसको, जल्दी जल्दी बताओ, इसको क्या बोलोगे, एक्रोसेंट्रिक, ठीक है। इसको क्या बोलोगे, सब मेटासेंट्रिक, इसको क्या बोलोगे, मेटासेंट्रिक, है ना बेटा, एग्जैक्टली बराबर होगा। तो फिर व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर ऑफ स्फेरोसोम के, कौन सा स्फेरोसोम के लिए सही नहीं है। स्फेरोसोम माइक्रो बॉडी होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं, बिल्कुल सही है। ये इनका संबंध फैट की एनाबॉलिज्म से होता है, फैट को इकट्ठा करते हैं, ये भी सही है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनकर आते हैं, ये भी सही है। फोटो रेस्पिरेशन में पर ऑक्सीसोम रोल प्ले करते हैं, फोटो रेस्पिरेशन में पर ऑक्सीसोम रोल प्ले करते हैं, स्फेरोसोम के लिए ये बात सही नहीं है, ठीक है। तो आंसर इज डेल्टा डी। 26 काइनेटोकोर क्या होता है, अभी बताया मैंने आपको कि ये जो है ये एक क्रोमोसोम है, ये इसका सेंट्रोमियर है, ठीक है। ये इसके क्रोमेटिड हो गए, इसके ये इसके क्रोमेटिड हो गए, है ना। इसमें यहां पर ये प्रोटीन की प्लेट है, प्रोटीन की प्लेट है ये, है ना। इसी प्लेट से स्पिंडल फाइबर आकर जुड़ते हैं। तो काइनेटोकोर क्या हो गया, इट इज द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर, जिस पर कि स्पिंडल फाइबर आकर जुड़ते हैं। देखो ना बेटा, खुद इमेज को देखो, आंसर दो जरा ध्यान से, ऑप्शन पढ़ो, आप गलती मत करना इसमें, ठीक है। आंसर इज बीटा बी। 27 शेप ऑफ मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम इन एनाफेज, वी शेप बराबर आर में। सब मेटासेंट्रिक का शेप एल शेप, एक्रोसेंट्रिक का शेप जे शेप, टीरोसेंट्रिक का शेप आई शेप या रॉड शेप, एनाफेज में। ये भी क्वेश्चन है एग्जाम के, ठीक है। चलिए 28 सैटेलाइट का मतलब क्या है, देखो पहले उल्टा पूछा, अब उल्टा पूछ लिया, पहले कुछ और पूछा, अभी उसी को घुमा के पूछ लिया, ठीक है। सैटेलाइट क्या है, सैटेलाइट जो होता है, हमने देखा था ना, क्रोमोसोम की आर्म से प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन, फिर क्रोमोसोम की आर्म या क्रोमेटिड, देन सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद ये सैटेलाइट है। ये क्या होता है, इट इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, ये बिल्कुल सही बात है, बियॉन्ड सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन के बाद करके, यानी सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो हिस्सा जुड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम जो है वो सैटेलाइट कहते हैं, ट्रेवेंट कहते हैं। ये प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो आंसर हो गया इसका ए, है ना बेटा। 29 न्यूक्लियोलस इज फॉर्म फ्रॉम, न्यूक्लियोलस किससे बनता है, कौन बनाता है इसको, न्यूक्लियोलस इससे निर्मित होता है, बताया था अभी मैंने आपको, ठीक है। ठीक, बताओ न्यूक्लियोलस किससे निर्मित होता है, बताओ। आंसर इसका है बेटा सेट क्रोमोसोम। अब आप में से कई लोग बोलेंगे सर सेट का फुल फॉर्म क्या होता है, सैटेलाइट, नहीं, गलत है। सेट का फुल फॉर्म सैटेलाइट नहीं है, साइने एसिड थाइमो न्यूक्लिनिको, ये इसका फुल फॉर्म है। सेट का फुल फॉर्म है साइने एसिड थाइमो न्यूक्लिनिको, क्रोमोसोम के इसमें स्पेसिफिक एसिड पाया जाता है, साइन एसिड थाइमो न्यूक्लिनिको, ठीक है ना, याद रखना। तो सेट क्रोमोसोम जो होता है इसमें सैटेलाइट पोर्शन ट्रेवेंट देखने मिलता है और वहां से न्यूक्लियस बनता है। नॉर क्या होता है, अब ये भी बताया था मैंने आपको। अब ये सब बेटा बिल्कुल पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं इनके, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ये हमको ये लेक्चर बहुत जरूरी है। इसलिए कई बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी का लेक्चर देखते हैं और फिर एमसीक्यू में आते ही नहीं है, नहीं सब हम तो अपने खुद लगाएंगे, हम तो खुद लगाएंगे, हम तो होशियार हैं। तो भैया ऐसा है, होशियारी भी अपने पास पॉकेट में रखो भी। अभी 100 दिन तुमको मेरे अनुसार चलना है, मुझे आपको सिलेक्ट करवाना धक्का मार मार के, ठीक है। कोशिश पूरी कर रहा हूं अपनी में, है ना, इसलिए बेटा एफर्ट करो, है ना। नॉर क्या है, नॉर इज द न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन, सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन इज द नॉर, ठीक है, याद रखना। चलिए 31 हेट्रोक्रोमेटिन इज जेनेटिकली एंड मेटाबॉलिक। अब हेट्रोक्रोमेटिन तो पता है अपने को, डीएनए प्लस प्रोटीन, है ना, मेनली हिस्टोन प्रोटीन। जब ये ज्यादा कंडेंस होता है, ऐसे समझते हैं,
जब सेल डिवाइड करने आती है, जब सेल डिवीजन की तैयारी करती है, तो सेल क्या करती है, पहले सेल ग्रोथ फेज में होती है, क्रोमेटिन रेटिकुलम बिखरा होता है, अपने आप को समेटता है, क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है। तो प्रोफेज में क्रोमोसोम जब कंडेंस होता है ना, तो कुछ हिस्से इसके ज्यादा कंडेंस आते हैं, ज्यादा कंडेंस होते हैं। जब आप इस प्रोफेजिक क्रोमोसोम को स्टैनिंग करते हो, जब प्रोफेज अवस्था के क्रोमोसोम को, प्रोफेज मतलब शुरुआती अवस्था माइटोसिस की, उस क्रोमोसोम को स्टैनिंग कर दिया आपने, तो स्टैनिंग में कुछ हिस्से जल्दी कंडेंस होते हैं, कुछ लेट कंडेंस होते हैं। जल्दी कंडेंस वालों में गहरे रंग का बैंड बन जाएगा, डार्क कलर की स्टैनिंग होगी, उनको हेटेरोक्रोमेटिन बोलेंगे हम। और दो हेटेरोक्रोमेटिन के बीच में जो लाइट कलर का स्टैन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लाइट कलर का जो पार्ट होगा उसे बोलेंगे यूक्रोमेटिन बोलेंगे हम। तो यूक्रोमेटिन लेस कंडेंस होते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन मोर कंडेंस होते हैं। जो जितना अधिक कंडेंस होगा जेनेटिकली उतना कम एक्टिव होगा। अरे भाई, यदि मुझे कुछ चीज को पढ़ना है, कोई चीज मेरे पास कोई पेपर है, मैंने मान लो कहां पे लेता हूं, मैंने आपसे कहा कि चलो कोई पेपर है, मान लो के पढ़ना है, तो ये मैंने कहा चलो ये मेरे पास एक बिल है शॉपर स्टॉप कट के, पढ़ना है तो ओपन है तो पढ़ सकते हैं इसको, लेकिन मैंने इसको कंडेंस कर दिया तो क्या मैं इसे पढ़ पाऊंगा, मैं इसे नहीं पढ़ पाऊंगा। इसका मतलब जैसे ही कंडेंस होगा हेटेरोक्रोमेटिन बनेगा तो जेनेटिकली वो इनर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो इनर्ट हो जाएगा। ठीक, जेनेटिकली और मेटाबॉलिकली क्या हो जाएगा, वो इनर्ट हो जाएगा। आंसर इज इनर्ट। केवल मेटाबॉलिकली नहीं होगा वो, जेनेटिकली भी होगा बेटा वो, और जो है वो क्या होगा, अपना मेटाबॉलिकली भी होगा, है ना। तो मेटाबॉलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को वो फ्लो भी नहीं कर पाएगा बेटा, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ सेंट्रोमियर इज टर्मिनल द क्रोमोसोम, ये तो क्वेश्चन आ चुका, शायद पहले रिपीट हुआ क्वेश्चन क्या है। ठीक है, सेंट्रोमियर टर्मिनल है, पहले क्या पूछा था, पहले भी एक क्वेश्चन इस तरह का था ना, रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन, कहां गया क्वेश्चन वो, क्रोमोसोम कैरिंग एट वन एंड। अब देखो, हाँ यहां वन एंड लिखा था, वहां पे टर्मिनल लिखा है, वहां पे क्या लिखा है, वहां पे लिखा है टर्मिनल। ठीक है, अभी क्या होता है, लैंग्वेज का फर्क है। ठीक है, क्वेश्चन तो वही है ना, क्वेश्चन तो सेंटर। अब देखो बेटा, यहां पर कायदे में अब टर्मिनल है तो आंसर क्या होगा, टर्मिनल मतलब सिरे पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसका, आपने कहा टीलोसेंट्रिक आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन का हम वेरिएशन, चूंकि अब ये क्वेश्चन तो रिपीट हुआ है तो इसका वेरिएशन तैयार करते हैं हम। नोट कर लेना, तुम नोट कर लेना, तुम्हारे पास जो शीट है उसमें नोट कर लेना। इफ सेंट्रोम इज सब टर्मिनल, अब बताओ क्या आंसर होगा। क्वेश्चन चेंज हो गया है। यदि सेंट्रोमियर सब टर्मिनल है, हमने टर्मिनल को हटा दिया, सेंट्रोमियर यदि सब टर्मिनल है तो आंसर क्या होगा, टर्मिनल में आंसर आ गया टीलोसेंट्रिक। सब टर्मिनल का मतलब होता है नियर वन एंड, एक सिरे के पास, नियर वन एंड, एक सिरे के पास। आंसर हो जाएगा इसका एक्रोसेंट्रिक। क्या आंसर होगा इसका, एक्रोसेंट्रिक। ध्यान से बात सुनो, जो ओरिजिनल क्वेश्चन दे रखा है कि इफ द सेंट्रोमियर इज टर्मिनल तो आंसर होगा टीलोसेंट्रिक। क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन पहले आ चुका है तो मैंने वेरिएशन बनाया इसका, मैंने कहा कि इफ यदि सेंट्रोमियर सब टर्मिनल है तो आंसर क्या होगा इसका, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, आरबीसी क्या होती है बताओ, आरबीसी डिफरेंशिएटेड सेल है या अनडिफरेंशिएटेड सेल है या डी डिफरेंशिएटेड सेल है या डेड सेल है। आरबीसी होती हैं डिफरेंशिएटेड सेल, ऐसी सेल जो बनने के बाद किसी पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए मॉडिफाइड कर दी जाती हैं, उन्हें हम डिफरेंशिएटेड सेल बोलते हैं। अनडिफरेंशिएटेड सेल क्या होती हैं, एम्ब्रियोनिक सेल, एम्ब्रियोनिक सेल्स अनडिफरेंशिएटेड होती है। मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेम जो होता है प्लांट्स में, मेरिस्टेमेटिक सेल होती है। जो मेरिस्टेमेटिक सेल होती है, एम्ब्रियोनिक सेल होती है और स्टेम सेल होती है। लिख लेना एग्जांपल में, स्टेम सेल होती है, एम्ब्रियोनिक सेल होती हैं या मेरिस्टेमेटिक सेल होती हैं, ये अनडिफरेंशिएटेड सेल होती हैं। डी डिफरेंशिएटेड सेल क्या होती है, वेस्कुलर कैम्बियम सेल, वेस्कुलर। अब ये मत बोलना सर आपने कुछ बताया तो है नहीं, सीधा शुरू हो गए आप, नहीं बेटा ये सब बायोलॉजी है, ये एनाटॉमी वाला हिस्सा कनेक्ट हो रहा है यहां पे आके। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्रॉस करेंगी, कई क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में होते हैं जो आगे पीछे के चैप्टर को कनेक्ट करते हैं। तो डी डिफरेंशिएटेड सेल क्या होती है, यहां पे लिख लो, कॉर्क कैम्बियम की सेल हुई, वेस्कुलर कैम्बियम की सेल हुई, जो प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो डी डिफरेंशिएटेड सेल होती है। ठीक है, और डेड सेल क्या होती है, डेड सेल होती है बेटा कॉर्क। ठीक है, अब देखो, ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है, कॉर्क कैम्बियम डिवाइड करेगा तो कॉर्क बनाएगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएगा डी डिफरेंशिएशन के। तो हम कहते हैं एक तो होता है रीडिफरेंशिएशन, एक होता है डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो जो डी डिफरेंशिएशन होती है वो क्या होती है, वो डिफरेंशिएशन होने के बाद में पावर ऑफ डिवीजन वापस लौट के आता है, कॉर्क कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम। जब वो बनाएंगे स्ट्रक्चर तो उसे बोलेंगे रीडिफरेंशिएशन बोलेंगे। अब ये तीनों चीजें कहां पे हैं, डिफरेंशिएटेड, डी डिफरेंशिएटेड और रीडिफरेंशिएटेड।
बताओ ढूंढ के कहां है एनसीईआरटी में, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वहां पर है ये, ठीक है ना। तो याद रखना कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक से अधिक चैप्टर को कवर करते हैं, और यही एग्जाम है, यही कंपटीशन है। तुम्हारे मजे मजे में एग्जाम नहीं निकलेगा, एग्जाम निकालने के लिए तुमको जमीन आसमान एक करना पड़ेगा, आसमान को पाताल से मिलाना पड़ेगा, समझ गए, इतना एफर्ट करना पड़ेगा तो निकलेगा एग्जाम, ठीक है। 34 बार बॉडी एंड सेंट्रोमर आर एग्जांपल ऑफ, अब ये बोला क्या बोला है बताओ कि सेंट्रोमर सर बताते हैं पर बार बॉडी कहां से आ गई। बार बॉडी बेटा क्या होता है कि हम ह्यूमंस के अंदर जो है वो फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, मेल में एक एक्स और एक वाई होता है। अब फीमेल में जो 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, इन 2 एक्स क्रोमोसोम के बीच में कई बार ऐसा होता है कंफ्लिक्ट ना हो जाए कहीं, कौन सा एक्स क्रोमोसोम एक्सप्रेस करेगा किसको चुपचाप बैठना है, तो इन दोनों में से एक एक्स क्रोमोसोम जो होता है अपने आप को कंडेंस कर लेता है और वो बन जाता है बार बॉडी। फीमेल में आपको एक बार बॉडी देखने मिलेगी, बार बॉडी का मतलब है कंडेंस्ड एक्स क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम काम करेगा, एक अपने आप को कंडेंस कर लेगा। मेल में बार बॉडी नहीं होती, को मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, क्लियर। तो बार बॉडी इज एक्चुअली क्या है, बार बॉडी की हम बात करें तो एक प्रकार से ये कंडेंस हो गया, इसका मतलब क्या बेटा, कंडेंस हो गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये हेट्रोक्रोमेटिन बन गया है ना। तो ये तो क्लियर, ये तो है। अब फैकल्टेटिव का मतलब क्या, कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब क्या है, फैकल्टेटिव का मतलब है कि जरूरत पड़ने पर परिस्थितियों को देखकर ये डिसाइड किया गया, जरूरत पड़ने पर परिस्थितियों को देखकर ऑप्शन के तौर पर डिसाइड किया गया, वो फैकल्टेटिव है। कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब है हमेशा प्रेजेंट रहेगा, सेंट्रोमियर हमेशा कंडेंस होते हैं, सेंट्रोमियर हमेशा कंडेंस दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूटिव क्रोमेटिन हो गया सेंट्रोमियर। जबकि बार बॉडी फीमेल की सोमेटिक सेल के अंदर अपने आप को कंडेंस कर लेगा, तो ये फैकल्टेटिव हो गया, जरूरत पड़ने पर हो गया। दिस इज वन ऑफ द एडवांस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनटीए मॉक टेस्ट क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन में से एक करके, ये बिल्कुल दिमाग में डाल लेना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। और जब आएंगे आप समझ लें कई बच्चे उड़ जाएंगे, क्योंकि वो पढ़े ही नहीं है, वो पढ़े ही नहीं। सिर्फ एनसीईआरटी रटने से काम नहीं बनेगा, एनसीईआरटी 100% कवर कर रहा हूं मैं, कुछ चीजें ऐसी है प्रीवियस ईयर की वो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो आंसर इसका फैकल्टेटिव क्रोमेटिन एंड कॉन्स्टिट्यूटिव क्रोमेटिन, याद रखना, ठीक है। मतलब एक्स क्रोमोसोम हमेशा हेट्रोक्रोमेटिन में कन्वर्ट नहीं होता है, फीमेल की सोमेटिक सेल में एक एक्स क्रोमोसोम कन्वर्ट होता है, तो फैकल्टेटिव हो गया, जरूरत पड़ने पर ऐसा हुआ। और सेंट्रोमियर हमेशा कंडेंस होता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूटिव हो गया, ठीक है। 35 कन्वर्जन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इनटू क्रोमोप्लास्ट, मतलब ग्रीन से कलर्ड हो गए, कहां देखा जाता है, यानी ग्रीन से कलर कहां देखा जाता है, ठीक है। जब कैप्सिकम फ्रूट में कन्वर्ट होता है तो ग्रीन क्या होगा, तब जो है ग्रीन कलर क्या होगा बेटा, तब ग्रीन कलर जो है वो कैप्सिकम ओवरी चेंज नहीं, यहां पे फ्रूट में कन्वर्ट होने पे नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि पकने पे मैच्योरिटी में होगा, उठ के कैप्सिकम की ओवरी जब फ्रूट में कन्वर्ट होती है तो नहीं, ये आंसर ठीक नहीं है ना। क्यों ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज में आता है, ठीक है, कि फर्टिलाइज ओवरी से फल बनता है, फर्टिलाइज ओव्यूल से सीड बनता है। ग्रीन चिली टर्न रेड टू रेड के, यानी हरी मिर्ची लाल बनती है, हाँ ये सही बात है। यहां पे क्लोरोप्लास्ट का परिवर्तन किस में होगा बेटा, क्रोमोप्लास्ट के अंदर हमको देखने मिलेगा, ठीक है। स्टेम ट्यूबर नॉट ट्यूमर, स्टेम ट्यूबर ऑपरेटो एक्सपोज इन लाइट के, स्टेम ट्यूबर आलू का जो है लाइट में एक्सपोज होता है तो वो ग्रीन हो जाता है, तो ये कन्वर्जन जो है उसका क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट से क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्जन उसका होता है, तो ये गलत है, ठीक है, ये उल्टा कन्वर्जन है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो गया बीटा बी। अब इस क्वेश्चन में क्या है सिली मिस्टेक, इसमें सिली मिस्टेक ये है कि जल्दी से पढ़ते हैं हम और आंसर ऑल लगा देते हैं, तो गलत जाता है आंसर, ठीक है। ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल महीन सी बात पूछी, उसने कहा है कि कैप्सिकम की ओवरी फल में कन्वर्ट होती है, तो ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज है, उसमें वो ग्रीन ही बना रहता है वो शुरू में, ठीक है, उसमें प्लास्टिड के लेवल पे कोई चेंज नहीं होता है। हरी मिर्ची लाल में कन्वर्ट होगी तो क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट होगा। स्टेम ट्यूबर सॉरी आलू का जो है वो स्टेम का ट्यूबर नॉट ट्यूमर के, स्टेम ट्यूबर जो है वो जब उसको आप लाइट में रखोगे ना तो वो कलरलेस होता है, वहां से वो ग्रीन हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये उल्टा कन्वर्जन है, तो आंसर क्या होगा इसका, बीटा बी इज द राइट आंसर, या करेक्ट सही आंसर है, ठीक है। कैप्सिकम में ल्यूकोप्लास्ट, हाँ ठीक है। चलिए फिर
माइटोकॉन्ड्रियल पोरिन्स आर, मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन जो है उसमें से कई सारे केमिकल आर पार निकल सकते हैं क्योंकि वहां पे स्पेशल चैनल पाए जाते हैं, इन्हें हम पोरिन्स कहते हैं। पोरिन्स माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन में होते हैं बेटा, ठीक है, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट 2022 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक। 37 टीसीए एंजाइम मोस्टली ऑकर्स इन, अब टीसीए का फुल फॉर्म क्या है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, टीसीए, ठीक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, टीसीए के, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है ना, है ना। फिर इसी को बोलते हैं हम सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं इसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड साइकिल बोलते हैं इसको हम, इसी को हम बोलते हैं क्रेब साइकिल। अब आंसर आ गया अपने को झट से, तो इसके नाम भी याद रखना, क्रेब साइकिल को ऑर्गेनिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, क्रेब साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, क्रेब साइकिल को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। आंसर इसका, इसके एंजाइम कहां होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होते हैं, ठीक है। 38 सिस्टोलिथ में क्या होता है, याद रखना, लिथ का मतलब होता है स्टोन या चट्टान, ठीक है, सेल के अंदर पाया जाने वाला चट्टान के समान जो स्ट्रक्चर है सिस्टोलिथ कहते हैं, जो सेंट्रल वैक्यूल में हमको देखने मिलता है और ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है ये, याद रखना है, फैक्ट है, ठीक है। और ऐसे ही रेफाइड नाम के कुछ निडल जैसे स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं सेंट्रल वैक्यूल में हमें रेफाइड नाम के निडल के समान स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं जो कि कैल्शियम ऑक्सलेट से बने होते हैं। तो रेफाइड लिख लो, नोट कर लो, रेफाइड कैल्शियम ऑक्सलेट से बने होते हैं, सिस्टोलिथ जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, ठीक है, सेंट्रल वैक्यूल में हमको ये देखने मिलते हैं। 39 रैकर्स और फर्नांडिस मोरेन पार्टिकल कहां पाए जाते हैं, F1 पार्टिकल ऑक्सीसोम, ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल F1 पार्टिकल ऑक्सीसोम, एलिमेंट्री पार्टिकल रैकर्स पार्टिकल, फर्नांडिस मोरेन पार्टिकल कहां पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं। आंसर आ गया, ठीक है। 40 प्रोटीन पैकेजिंग कहां पर होती है बताइए, पिछली क्लास में कितनी लंबी चौड़ी बात की थी इसके ऊपर हमने, है ना, ठीक है, प्रोटीन की पैकेजिंग कहां पर होती है बताओ, ठीक है, गोल्जी एपरेटस वो स्ट्रक्चर है जहां पर प्रोटीन को हम प्रॉपरली पैक करते हैं, ठीक है, प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है। 41 न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, न्यूक्लियस किसमें नहीं देखा जाता है, जो डेड होगा बेटा उसमें न्यूक्लियस नहीं देखा जाएगा, या मैंने कहा आपसे जैसे लिविंग सेल का एग्जांपल देखो तो मैमेलियन आरबीसी लिविंग होती है पर उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ऐसे ही प्लांट के अंदर सीब ट्यूब सेल जो होती है इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, लिविंग सेल है इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, याद रखना। 42 ए कॉन्स्पिक्यूअस राउंडेड बॉडी प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म, एक गोलाकार स्पष्ट दिखने वाली बॉडी जो न्यूक्लियोप्लाज्म में पाई जाती है, एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम से जुड़ी होती है एक डेफिनेट जगह पर, तो मतलब वो क्रोमोसोम क्या है, सेट क्रोमोसोम है। ये बॉडी क्या है जो न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियोलस है, ठीक है, राइबोसोमल फैक्ट्री ऑफ सेल, ठीक। 43 द नंबर ऑफ थैलेकॉइड, अब देखो बेटा कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके बारे में आपको थोड़े फैक्ट बेटा आपको याद रखने पड़ेंगे कि एक ग्रेना में थैलेकॉइड की संख्या जनरली कितनी हो सकती है, तो इन जनरल एक एवरेज होता है 30 से 40 के, परंतु हम मिनिमम से मैक्सिमम लिमिट लेते हैं तो दैट इज 10 to 100 के, 10 to 100 थैलेकॉइड हमें एक ग्रेना के अंदर देखने मिलते हैं, 10 से लेकर ये 100 तक थैलेकॉइड एक ग्रेना के अंदर हो सकते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या होता है, अब पूछा न्यूक्लियस कंटेंट्स के, न्यूक्लियस में होता है, अच्छा न्यूक्लियस कंटेंट्स, न्यूक्लियस में क्या होता है, ठीक है, ऑप्शन ध्यान से देखिए और आंसर दीजिए इसका। जेनेटिक सेलुलर ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन, नहीं, जेनेटिक सेलुलर ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, क्रोमेटिन के अंदर होते हैं, ठीक है ना, न्यूक्लियस में नहीं होते। राइबोसोमल असेंबली लाइन, बिल्कुल सही बात है, राइबोसोम को बनाने का काम न्यूक्लियस में चल रहा होता है। एक्टिव प्रोटीन से नहीं, प्रोटीन कहां बनते हैं, राइबोसोम में बनते हैं, जो कि कहां होते हैं, वो होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। एंजाइम फॉर पॉलीसेकेराइड फॉर्मेशन, ये यहां नहीं होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा इसका राइबोसोम असेंबली लाइन, ठीक है ना, राइबोसोमल फैक्ट्री ऑफ सेल भी कहते हैं। 45
ट्रिपलेट फिब्रिल ऑफ ए सेंट्रियोल आर अरेंज एट द एंगल ऑफ, के सेंट्रियोल में जो ट्रिपलेट प्रेजेंट है उनके बीच एंगल कितना होता है भाई? सेंट्रियोल में 9+0 अरेंजमेंट है, 9 ट्रिपलेट प्रेजेंट है, 360 डिवाइडेड बाय 9 मतलब दो ट्रिपलेट के बीच में 40 डिग्री का एंगल होता है। 360 डिग्री का पूरा गोला होता है, 9 ट्रिपलेट प्रेजेंट है, सर्कल में प्रेजेंट है, डिवाइड कर दिया 9 से, 40 डिग्री का एंगल दो ट्रिपलेट के बीच हमको देखने मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, आरआरएनए प्रेजेंट, अब देखो बेटा ये फैक्ट आपको याद रखिए, आरआरएनए प्रेजेंट इन 50s सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम की 50s सब यूनिट में, राइबोसोम की 50s सब यूनिट में जो राइबोसोमल आरएनए पाए जाते हैं वो कौन से हैं बेटा? अब आपको ये याद रखना है कि ये जो बेटा है, ये जो है ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के वहां से लिया गया फैक्ट है। ये राइबोसोम पढ़ा भी हमने, इसलिए आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए, यहीं पर याद कर लो। ठीक है, हमारा पर्पस ये कि हम जितने भी चैप्टर हमारे कवर होते जाएंगे उसमें हम इतने सारे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपसे कहा ना क्रैश कोर्स में 10,000 एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है हमें पीसीबी मिलाकर, तो मतलब 5,000 क्वेश्चन तो अकेले बायोलॉजी में प्रैक्टिस करना है और इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। मतलब पूरा पर्पस, पूरा उद्देश्य यह है कि एक भी क्वेश्चन क्रैश कोर्स के बाहर से नहीं आना चाहिए। कोशिश बेटा पूरी कर रहे हैं, तुमको साथ में बस मेहनत करना है। ठीक है, कोई क्लास कुछ चीज मिस नहीं करना बेटा। ठीक है, क्लियर? तो आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है 23s और 5s। ठीक है, ये 50s सब यूनिट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, 50s सब यूनिट के अंदर हमको ये देखने मिलते हैं बेटा। तो आंसर क्या होगा इसमें? बाकी 5.8s जो है वो 60s में होता है, 50s में ये नहीं होता है। ठीक है, तो क्या आंसर देखते हैं इसका? आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, फिर आरआरएनए प्रेजेंट इन 60s सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम के 60s सब यूनिट में क्या होता है? 5s होता है, 28, वहां पे 23s था, यहां पे 28s है और 5.8s होता है। ठीक है, अब ये s का छोटे छोटे आरएनए जिनके मिलने पर ये यूनिट बनी होती है। ठीक है, तो राइबोसोमल आरएनए होते हैं बेटा। तो 28s, 5s और 5.8s, ठीक है, ये राइबोसोमल आरएनए 60s सब यूनिट, जो बड़ी सब यूनिट राइबोसोम की होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, याद रखना बेटा, ऑल दी अबव। ये मैंने क्यों क्वेश्चन दिए? ये मैंने जानकर क्वेश्चन दिए ताकि तुम्हें याद हो जाए ये चीज। ये क्वेश्चन मैंने जानकर लिए ताकि तुम इस डेटा को भूल ना जाओ, ये डेटा तुम याद कर लो। ठीक है ना? फिर पेलाइडे ग्रेन्यूल क्या होते हैं? राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल, आरएनपी कण मैंने बताया था, मतलब राइबोसोम की बात कर रहे हैं हम। आगे एग्जाम में क्वेश्चन देखो, है ना, आया हुआ क्वेश्चन। तो पेलाइडे ग्रेन्यूल, पेलाइडे ने डिस्कवर किया, राइबोसोम होते हैं, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल भी कहते हैं क्योंकि ये राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, फिर 49, ऑर्गेनेल कनेक्टेड विद ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ प्रोटीन, यानी ऐसा ऑर्गेनेल जिसका संबंध प्रोटीन के ग्लाइकोसाइडेशन से होता है। मतलब प्रोटीन को ग्लाइकोसाइडेशन, और ग्लाइकोसाइलेशन हमने पढ़ा था ना बेटा, तो ये क्या करता है? प्रोटीन को ग्लाइकोसाइडेशन करता है, तो उसका संबंध है। आंसर इसका है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी इज द राइट आंसर। ठीक है, गोल्जी बॉडी इज द राइट आंसर, परंतु दे ही नहीं रखा उन्होंने इसको, क्या करें फिर? तो गोल्जी बॉडी के पहले कौन सा स्ट्रक्चर है जो उसके समान जुड़ा होता है, जो उसके सिस्टम का हिस्सा है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा है? तो आंसर इज ईआर। के यदि ऑप्शन में गोल्जी बॉडी नहीं दे रखा हो तो ईआर आंसर लगाना है। एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जैक्टली ऐसा ही आया है और यही इसका आंसर है, याद रखना बेटा। ठीक है, क्लियर? बेस्ट आंसर शुड बी गोल्जी बॉडी। नहीं दे रखा है तो हम ईआर आंसर इसका लगा सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, गोल्जी बॉडी क्या इसको प्रोड्यूस करता है? किसको प्रोड्यूस करता है? गोल्जी बॉडी से वेसिकल्स बनते हैं, बिल्कुल सही बात है। गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम बनता है, ऐसा वेसिकल जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरे होते हैं, लाइसोसोम वो भी बनता है। ये भी सही है, ये भी सही है। सेंट्रोसोम गोल्जी बॉडी से नहीं बनता है, सेंट्रोसोम खुद अपने आप को रेप्लिकेट करता है। ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें डीएनए नहीं होता है पर फिर भी अपने आप को डुप्लीकेट कर सकता है, वो सेंट्रोसोम है। ठीक है, आंसर इसका बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो ये 50 क्वेश्चन हमने देखे, मतलब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हमने 100 क्वेश्चन यहां कवर किए। डीपीएस में तुमने क्वेश्चन लगाए, यकीन मानो बेटा ये जो क्वेश्चन तुम लगा रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है के, और ये आपको बनना ही चाहिए, है ना? तो चलिए अगली क्लास में मिलेंगे,
बात करेंगे हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन के ऊपर, है ना बेटा। तो पढ़ना, पढ़कर आना, थोड़ा मेहनत खुद करना, जो पढ़ा दिया उसको अच्छे से पढ़ना बेटा। टेस्ट की तैयारी करना, टेस्ट में वही क्वेश्चन आएंगे जो मतलब वही क्वेश्चन, वही पोर्शन आएगा जो कवर हो चुका। क्वेश्चन वही नहीं आएंगे, क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा एफर्ट करो, ठीक है, मेहनत करो बेटा, अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, ठीक है। कुछ दिन दम लगा के पढ़ लो, फोड़ के आएंगे एग्जाम में। ऑल द बेस्ट।